प्राचीन इतिहास का तीसरा टॉपिक है मौर्य वंश। मौर्य वंश के बारे में अध्ययन करेंगे। धर्म सुधार आंदोलन की बात पढ़ ली थी, जैन धर्म और बौद्ध धर्म। मौर्य वंश की स्थापना से पहले बात करते हैं हम थोड़ी सी मगध के उत्कर्ष की, क्योंकि कई बार प्रश्न यहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि मगध का उत्कर्ष करने में कौन कौन से वंशों का महत्वपूर्ण योगदान था। सबसे पहले मगध में एक वंश था जिसका नाम है बृहदर्थ वंश, लेकिन इसके समय की जानकारी नहीं मिलती है। इसके बाद दूसरा वंश हुआ था यहाँ हर्यक वंश, और हर्यक वंश का पहला शासक था बिंबिसार, जिसने मगध साम्राज्य की नींव डाली थी। इसलिए मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन हुआ? बिंबिसार। तीसरा जो बिंबिसार के बाद में अंतिम इनमें शासक बनते हैं हर्यक वंश में, जिनको पराजित करके शिशुनाग ने अपने ही नाम पर वंश डाला था, शिशुनाग वंश। और शिशुनाग वंश के बाद में वंश बनता है नंद वंश, और नंद वंश को पराजित करके और मगध पर राज करता है मौर्य वंश। तो ये मगध के उत्कर्ष में महत्वपूर्ण वंश थे। सबसे पहले बृहदर्थ वंश था, जरासंध नाम का राजा हुआ था। बृहदर्थ भी एक राजा था, फिर जरासंध राजा हुआ था। इसी प्रकार से दूसरा वंश हर्यक था। हर्यक वंश का महत्वपूर्ण शासक बिंबिसार था, जिसने मगध वन जनपद की नींव डाली थी। यानी मगध महाजनपद था, सबसे बड़ा जनपद था, उसकी नींव या उसका संस्थापक बिंबिसार था। तीसरा शिशुनाग वंश था, चौथा नंदवंश था, और पांचवा मौर्य वंश था। मौर्य वंश की जानकारी से पहले हमें इनका नाम तक याद रखना है, क्योंकि कई बार प्रश्न पूछते हैं वंशों को क्रम से बताइए। तो पहला बृहदर्थ, दूसरा हर्यक, तीसरा शिशुनाग, चौथा नंद, और बाद में कौन सा वंश आता है? मौर्य वंश। बात मौर्य वंश की अगर हम करें तो मौर्य वंश का पहला जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, और चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा को पराजित किया था। तो हम बात करेंगे थोड़ी सी एक नंद वंश की। नंद वंश का एक अंतिम राजा था जिसका नाम था घनानंद, और घनानंद के समय एक विदेशी आक्रमण हुआ था सिकंदर का। सिकंदर का आक्रमण हुआ था, जो यूनान का मकदोनिया का रहने वाला था, फिलिप द्वितीय का पुत्र था। सिकंदर ने आक्रमण किया था घनानंद के समय। घनानंद एक आलसी व्यक्ति था, जिसने मगध पर जिसके शासन के समय मगध की जनता बहुत परेशान थी। इधर क्या हुआ? सिकंदर के आक्रमण के समय अगर हम भारत के बात करें तो भारत पर सिर्फ और सिर्फ आक्रमण करने की दिशा लगभग एक ही थी। इधर अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, और इधर है हिमालय पर्वत। इन तीन दिशाओं से भारत पर आक्रमण नहीं किया जाता, तो आक्रमण करने वाला एक ही क्षेत्र बचा है। कौन सा? रेगिस्तान वाला क्षेत्र, उत्तर पश्चिम। सबसे पहले आक्रमण करने वाला था सिकंदर, और सिकंदर के आक्रमण के समय इन सभी राजाओं को एक जगह करने का कार्य तक्षशिला का गुरु था चाणक्य। तक्षशिला विश्वविद्यालय है, उसमें एक गुरु था चाणक्य, उसने सभी राजाओं को एक करने का कार्य किया था। लेकिन इस घनानंद ने उस चाणक्य की बात नहीं मानी थी। इस सिकंदर के आक्रमण, ये प्रश्न भी पूछ लिया कि सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन? घनानंद। देखो, अगर हम इन आक्रमणों की बात करें तो विदेशी जो आक्रमण हुए थे वो सारे इस रेगिस्तान वाले क्षेत्र से हुए थे, उत्तर पश्चिम दिशा से। सबसे पहले विदेशी आक्रमणकारी था सिकंदर, और सिकंदर के बाद में आक्रमण करने वाला आया था, इन्हीं का उत्तराधिकारी बना था जो सेल्यूकस, और सेल्यूकस के बाद में आक्रमणकारी आया था कौन? मोहम्मद गजनवी, और मोहम्मद गजनवी के बाद इसी दिशा से आक्रमण करने वाला आया था मोहम्मद गौरी, और मोहम्मद गौरी के बाद इसी दिशा से आक्रमण करने वाला आया था तैमूर लंग, और तैमूर लंग के बाद में आया था बाबर, और बाबर के बाद में आया था नादिर शाह। ये सारे विदेशी आक्रमणकारी थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया था। सिकंदर ने आक्रमण किया था, उस समय शासक घनानंद था। समय था 326 ईसा पूर्व। 326 ईसा पूर्व सिकंदर यूनान की
मकदूनिया क्षेत्र का रहने वाला था, जो विश्व विजेता बनना चाहता था। और विश्व विजेता बनने के लिए वह इधर भारत की तरफ भी आया, मेसोपोटामिया वाले क्षेत्रों को जीतते हुए यहाँ तक पहुँच गया। इसके आक्रमण के समय गणानंद जो शासक था वो मगध का था, और मगध सबसे महत्वपूर्ण जनपद था, शक्तिशाली भी माना जाता है। सिकंदर के आक्रमण के बाद सिकंदर यहाँ तक पहुँच गया था, हम बताते हैं कि झेलम नदी तक। और झेलम का एक युद्ध हुआ था, जो राजा था झेलम के क्षेत्र में पोरस या पोरू नामक राजा था, उससे युद्ध हुआ था। फिर सिकंदर की सेना ने झेलम नदी को पार करने से मना कर दिया, तो सिकंदर यहाँ से वापस गया था और बगदाद, इराक की राजधानी, वहाँ बेबीलोन नामक स्थान पर 323 ईसा पूर्व सिकंदर की मृत्यु हो जाती है। ये क्षेत्र सिकंदर ने जीत लिए थे, यहाँ वाले जो क्षेत्र थे वो सिकंदर ने जीत लिए थे। सबसे पहले इधर तक्षशिला का राजा था आम्बी, तक्षशिला का शासक था आम्बी, जिसने तो अधीनता स्वीकार कर ली थी। पोरू नामक राजा था जिसके साथ युद्ध हुआ, और इन क्षेत्रों को जीतने के बाद इनकी सेना ने मना कर दिया, तो गणानंद था वो आराम से रह गया। दूसरा आक्रमणकारी आया था सेल्यूकस, विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस आया। किसके समय शासक था? मौर्य वंश का पहला राजा चंद्रगुप्त मौर्य। तीसरा आक्रमणकारी मोहम्मद गजनवी था। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किए थे। सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण था 1025 ईस्वी का सोमनाथ मंदिर का। सोमनाथ मंदिर को सर्वाधिक लूटा था वहां से। मोहम्मद गौरी ने भारत पर 3-4 आक्रमण किए थे, लेकिन इनके भी 2 आक्रमण महत्वपूर्ण है। एक तराइन का प्रथम युद्ध और एक तराइन का द्वितीय युद्ध। ये हुए थे हमारे राजस्थान वाले शासक अजमेर के पृथ्वीराज चौहान के समय। तैमूर लग ने आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। बाबर आया था 1526 ईस्वी में, और नादिर शाह ने आक्रमण किया था 1793 ईस्वी में। इस प्रकार ये विदेशी शासकों के आक्रमण का क्रम है। इधर देखो, इनके आक्रमण के बाद ही गणानंद को पराजित करने की शपथ वो चाणक्य लेता है, और चाणक्य ने शपथ लेने के पश्चात चंद्रगुप्त मौर्य के चंद्रगुप्त को अपना अनुयायी बनाया था, तक्षशिला लेकर गया था, और वहां से तक उनके चाणक्य के सहयोग से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पराजित करे और मौर्य वंश की नींव डाली थी। तो ये बात थी विदेशी आक्रमणकारियों की। और चाणक्य जो था वो तक्षशिला का एक राजनीतिक गुरु था, जिसके सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया था नंद वंश को, और नींव डाली थी किस वंश की? मौर्य वंश की। अब देखो बात मौर्य वंश की। मौर्य वंश का प्रथम शासक है चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद वंश के राजा गणानंद को पराजित कर और मौर्य वंश की नींव डालता है मगध पर। मगध क्षेत्र पड़ता है बिहार में। मगध में मौर्य वंश शासक था चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका कार्यकाल है 323 ईसा पूर्व से 298 ईसा पूर्व तक। सबसे पहली बात, किस वंश का विनाश कर मौर्य वंश की नींव डाली? नंद वंश के राजा, नंद वंश के अंतिम शासक गणानंद को पराजित कर चंद्रगुप्त मौर्य ने मगध में मौर्य वंश की नींव डाली थी अपने गुरु चाणक्य के सहयोग से। किसके सहयोग से? चाणक्य के सहयोग से। मगध का नहीं, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट, भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ही था। भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला, भारत में राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक भी कौन था? राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक भी चंद्रगुप्त मौर्य ही है। भारत की सीमा अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ स्थापित करने वाला भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था, क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य ने उनके जीते हुए प्रदेशों को वापस ले लिया था।
जो काबुल, कंधार, हेरात, बलूचिस्तान को जीत कर आ गया था ना सिकंदर, तो सिकंदर के जाने के पश्चात चाणक्य की सहायता से चंद्रगुप्त मौर्य ने उन क्षेत्रों को विजित कर लिया था, तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ सीमा पहुंचा दी, विदेशों तक। चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। यूनानी लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स। एंड्रोकोट्स या सेंड्रोकोट्स के नाम से कौन जाना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य। किन लेखकों के अनुसार? यूनानी लेखकों के अनुसार। देखो, दो लेखकों के नाम तो मिलते हैं, जैसे इनमें एरियन नामक विद्वान था, एरियन ने बताया था इसको कि एरियन विद्वान कहता है एंड्रोकोट्स था और स्ट्रेबो विद्वान कहता है सेंड्रोकोट्स था। तो एंड्रोकोट्स एरियन, सेंड्रोकोट्स स्ट्रेबो ने कहा था। इनके अलावा वायु पुराण में अब चर्चा ये हुई कि चंद्रगुप्त मौर्य कौन था, तो चंद्रगुप्त मौर्य को अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य और वायु पुराण में शूद्र बताया गया कि यह शूद्र कुल का था चंद्रगुप्त मौर्य, जबकि जैन और बौद्ध ग्रंथों में चंद्रगुप्त मौर्य को कहा गया है क्षत्रिय। चंद्रगुप्त मौर्य को क्षत्रिय बताया गया है। और विशाख दत्त नामक एक लेखक था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को कहा है निम्न कुल का। विशाख दत्त ने चंद्रगुप्त मौर्य को बताया था कि यह निम्न कुल का था चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहां पर एक चंद्रगुप्त मौर्य के समय आक्रमण होता है विदेशी, जो मैंने बताया अभी। किनका आक्रमण था? सेल्यूकस का आक्रमण। सेल्यूकस ने आक्रमण किया था 305 ईसा पूर्व। सेल्यूकस के आक्रमण के समय मगध का शासक था कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य था। सेल्यूकस ने आक्रमण किया। उस आक्रमण के बारे में एक एपीनयास नामक विद्वान है। एपीनयास नामक विद्वान ने कहा कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया और संधि करने के लिए बाध्य किया था। एपीनयास नामक विद्वान के अनुसार सेल्यूकस को पराजित करता है चंद्रगुप्त और संधि करने के लिए बाध्य कर देता है। अब क्या हुआ? इनके मध्य एक संधि होती है जिसके बारे में बताते हैं। एपीनयास विद्वान के अनुसार संधि की गई और उस संधि में 3 काम हुए, यानी 3 बात तो ये हुई कि सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ और एक काम चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस के साथ। देखो क्या था कि पहली बात, चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को पराजित कर दिया इनके अनुसार, एपीनयास के अनुसार, और पराजित करके इनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था हेलेना। हेलेना से विवाह किया था किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। भारत का प्रथम अंतर्राष्ट्रीय विवाह किसने किया? चंद्रगुप्त मौर्य ने हेलेना के साथ। दूसरी बात, सेल्यूकस ने दहेज में शादी कर दी, दहेज देना ही था। दहेज में 4 जीते हुए प्रदेश दिए थे। एक है काबुल, दूसरा कंधार, तीसरा हेरात प्रदेश और चौथा है बलूचिस्तान। ये 4 जीते हुए प्रदेश दिए थे सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य को। एक अपना राजदूत भी भेजा था, मेगस्थनीज यूनानी राजदूत था जिसको सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। और मेगस्थनीज ने यहां एक पुस्तक लिखी थी इंडिका, जिसमें जानकारी मिलती है मौर्य वंश की। इसके बदले चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को केवल 500 हाथी दिए थे।
ये चंद्रगुप्त मौर्य के समय का विदेशी आक्रमण था। चंद्रगुप्त मौर्य को ब्राह्मण साहित्य में क्या कहा गया? ब्राह्मण, वायु पुराण में शूद्र, जैन बौद्ध ग्रंथों में क्षत्रिय, विशाख दत्त की पुस्तक मुद्रा राक्षस में कहा गया है निम्न कुल का। और सेल्यूकस का आक्रमण चंद्रगुप्त मौर्य के समय हुआ था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य मगध का राजा था। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध की जानकारी एपी न्यास नामक विद्वान देता है कि उसने संधि की थी, और संधि के अनुसार तीन चीजें सेल्यूकस देता है चंद्रगुप्त को, और चंद्रगुप्त मौर्य बदले में एक देता है। एक तो अपनी लड़की की शादी कर दी हेलेना की, पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह माना जाता है। दहेज में 4 प्रदेश दे दिए, काबुल, कंधार, हेरात और बलूचिस्तान। और मेगस्थनीज नामक राजदूत भेजा जिसने पुस्तक लिखी थी इंडिका। और इसके बदले में केवल चंद्रगुप्त मौर्य ने 500 हाथी भेंट किए थे। किसको? सेल्यूकस को। यह चंद्रगुप्त मौर्य की छोटी सी बात थी। अब इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो मौर्य वंश की जानकारी, जैसे हमने अब यहां लिखी कि एक विशाख दत्त की पुस्तक थी, एक मेगस्थनीज की पुस्तक थी, तो इनकी जानकारी हमें जो मिलती है उनके कुछ स्रोतों के नाम है। ये मैं पहले भी बता सकता था कि मौर्य वंश की जानकारी के स्रोत, लेकिन पहले इसलिए नहीं बताया कि अब बीच में आ गया विशाख दत्त की पुस्तक थी, मेगस्थनीज की पुस्तक थी, इसके लिए नहीं। अलग कई और भी हैं, जैसे हम लिखेंगे मौर्य वंश की जानकारी किससे मिलती है, तो जानकारी के स्रोत। जानकारी के 3 स्रोत थे। एक था ब्राह्मण ग्रंथ या ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है बौद्ध साहित्य, और तीसरा है जैन साहित्य। इन 3 से जानकारी मिलती है कि मौर्य वंश की नींव इस प्रकार से डाली गई थी। सबसे पहले ब्राह्मण साहित्य जो थे, इनमें पुस्तक लिखने वाले, इधर हम नाम लिखेंगे लेखक और इधर नाम लिखेंगे पुस्तक। पहला लेखक था जिसका नाम है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की पुस्तक का नाम है बृहत कथा मंजरी। जानकारी का स्रोत है, ब्राह्मण साहित्यों में आता है। दूसरा जो है उसका नाम था मेगस्थनीज, पुस्तक का नाम इंडिका। तीसरा जो था विशाख दत्त, पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस। चौथा जो था वो है कौटिल्य। कौटिल्य, चाणक्य, विष्णुगुप्त, बात एक की है। और उस कौटिल्य ने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का संबंध होता है अर्थ यानी धन, शास्त्र यानी धन का शास्त्र या धन की पुस्तक, लेकिन इसका संबंध था उस समय राजनीति शास्त्र से। हमने पहले लिखा कि भारत में पहला राजनीतिक एकता स्थापित करने वाला शासक भी कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य ही था। इसी पुस्तक के आधार पर राजनीतिक एकता स्थापित की थी। अगर 5वें की शासक की बात, 5वां जो लेखक था उसका नाम था पतंजलि, और पतंजलि की पुस्तक है महाभाष्य। छठे अगर बात लिखे तो है सोमेंद्र, और उसने पुस्तक लिखी थी कथा सरित सागर। इनको याद करना है, 2-3 बार लिखकर याद कर लेना, याद हो जाएंगे। क्षेमेंद्र की पुस्तक बृहत कथा मंजरी, मेगस्थनीज की पुस्तक का नाम था इंडिका, विशाख दत्त की पुस्तक का नाम है मुद्रा राक्षस, और कौटिल्य की पुस्तक का नाम है अर्थशास्त्र। पतंजलि की पुस्तक थी महाभाष्य, और क्षेमेंद्र की, सोमेश्वर की पुस्तक है कथाश्रित सागर। ये सारे के सारे हैं कौन से? ब्राह्मण साहित्य। यानी ब्राह्मण साहित्यों के अनुसार ये लेखक थे, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी, इनसे हमें इन मौर्य वंश की जानकारी मिलती है। बौद्ध साहित्यों में अगर हम बात करें तो इनके जो बौद्ध ग्रंथ थे दीपवंश, महावंश, महाबोधिवंश, महाबोधिवंश, ये इन 3 से जानकारी मिलती है। ये तीनों ग्रंथ कौन से थे?